दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। हमारे आपके घर में कोई बात बिगड़ जाए तो कई दिन तक मन खराब रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी विधायिका और इस नाते हमारे लोकतंत्र का घर है संसद। इस घर में 20 सितंबर को खेती से संबंधित 2 कानूनों को पास कराने के दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के माननीयों द्वारा जो बेशर्मी दिखाई गई उस पर आज विस्तार से बात करेंगे। अपने सबसे बड़े घर संवैधानिक घर की बात करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि जब ये सब हो रहा था तब अचानक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा नीचे कैसे आ गया। क्या देश में अब कोरोना नहीं फैल रहा है या कोई और बात है। इसके अलावा चीन से होने वाली बातचीत के लिए नई दिल्ली से खास तौर पर किन 2 लोगों को भेजा गया उनका जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। नोट फोन लाएगा। अरे कहाँ है? एक काम बताते हैं, 2 जाएंगे। पहले इनकी किट तो लगा दो कम से कम। ले अलग अलग डॉक्टरी में इंडा वो बढ़ते जाओ ना तुम ठीक करते जाओ मानना मान लो। वीडियो है मथुरा के बलदेव कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ डॉक्टर राजकुमार सारस्वत की ड्यूटी लगी है कोरोना वायरस सैंपलिंग में। डॉक्टर राजकुमार एक लैब टेक्नीशियन को कोरोना टेस्ट के लिए अपना सैंपल देख रहे हैं। 1 या 2 नहीं, पूरे 14 सैंपल उन्होंने दिए। 14 सैंपल क्यों? वीडियो में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सैंपल कम पड़ गए हैं, इसलिए अपने सैंपल करा रहा हूं। यानी वो टेस्टिंग के अपने टारगेट से चूक गए थे, तो टारगेट पूरा करने के लिए उन्होंने अपने ही 14 सैंपल दे दिए। इस वीडियो को देखिए और फिर कोरोना को लेकर सरकारी रिस्पॉन्स के बारे में सर धुनिए। रुकिए, ऐसे नहीं होगा। आपको अपनी सुर्खियों वाले हिस्से से पहली सुर्खी बता देता हूं, तब शायद फूड फॉर थॉट मिले। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 86,961 नए मामले सामने आए। 1,130 मरीजों की मौत हुई। 93,356 मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए 54,87,580। कुल मौतें 87,882 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 43,96,399। अगर आप संक्रमण के आंकड़ों पर रोज ध्यान देते हैं तो आपको 20 सितंबर का नए मामलों वाला आंकड़ा मतलब 86,961 कुछ कम लग रहा होगा, क्योंकि इन दिनों भारत में रोजाना 90 से 95,000 के आसपास नए मामले सामने आते हैं। तो हमने ICMR की वेबसाइट पर जाकर चेक किया। पता चला कि 20 सितंबर को टेस्ट ही कम हुए थे। भारत में रोजाना 10 से 11 लाख टेस्ट होते हैं, लेकिन 20 सितंबर को 7,31,534 टेस्ट हुए, मतलब 2.5 से 3 लाख सैंपल कम जांचे गए, तो मामले पकड़ में भी कम आए। भारत में टेस्टिंग ने बहुत धीमे धीमे रफ्तार पकड़ी। टेस्टिंग का आंकड़ा 10 लाख पार करते करते हांफने लगता है। 19 सितंबर को जाकर हम 12 लाख टेस्ट कर पाए, जिसे एक रिकॉर्ड बताया गया। लेकिन ये उपलब्धि अगले दिन ही धड़ाम हो गई जब 7.5 लाख से भी कम टेस्ट हुए। यहाँ एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में सारे सैंपल जांच का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब RT-PCR टेस्ट, इससे नहीं जांचे जाते। 11 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में कुरैन शरीफ की एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे तकरीबन 35% सैंपल रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांचे जाते हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा था कि बिहार में 80% सैंपल रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांचे जाते हैं। क्योंकि इस टेस्ट में डर होता है कि बीमारी होकर भी शायद पकड़ में ना आए। इसमें नेगेटिव पाए जाने पर RT-PCR टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुरैन की रिपोर्ट बताती है कि कुछ बड़े राज्य ऐसे मामलों तक में RT-PCR टेस्ट नहीं करा रहे जिसमें मरीज में स्पष्ट लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। और इसीलिए केंद्र को राज्यों से कहना पड़ा
कि आप लोग राज्य और जिले के स्तर पर 2 टीमें इस बात का ध्यान रखने के लिए बनाएं कि लक्षणों वाला कोई मरीज एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद RT-PCR से न छूट जाए। 6 महीने बीतने और 87,000 लोगों के मारे जाने के बाद भी एक ऐसी चीज को लेकर आदेश निकालना पड़ा जो खुद ही होनी चाहिए थी। ये बताता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में लॉकडाउन लगाकर सतर्कता का दिखावा कर रही सरकारें असल में कितनी गंभीर हैं। यकीन नहीं आता तो आप अखबार में वो पन्ना खोलकर देखिए जिसमें जिले की लोकल खबरें छपती हैं। आपको वहां दिख जाएगा कि संक्रमण के आंकड़े असल में क्या हैं और सरकारी रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि संसद के रिकॉर्ड में क्या जा रहा है। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के चलते कई लोग संक्रमित हुए। मंत्री जी ने यह भी बताया कि 233 जमात सदस्यों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया, पर मंत्री जी ये नहीं बताए कि गिरफ्तार हो चुके लोगों के मामले जब अदालतों में गए तो वहां क्या हुआ। शायद मंत्री जी अखबार नहीं पढ़ते तो उन्हें मुंबई हाईकोर्ट की टिप्पणी और उसमें बलि का बकरा बनाने वाले जुमले का इस्तेमाल याद आ जाता। दूसरी सुर्खी मुंबई के पास स्थित भिवंडी से है। यहाँ आज सुबह 3:30 बजे के करीब एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें समाचार तैयार होने तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। इन 10 मृतकों में 8 बच्चे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर 25 लोगों को बचा लिया। तकरीबन 20 लोग मलबे में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। NDRF की टीमें भी पहुंची। मलबे से एक बच्चे के जीवित निकलने का विजुअल दिन भर टीवी पर देखा गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गिलानी बिल्डिंग नाम की ये इमारत 1984 में बनी थी। 20 परिवार रहते थे। इन परिवारों को भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका 2 बार मकान खाली करने का नोटिस दे चुकी थी, क्योंकि इमारत को खतरनाक माना गया था। फौरी सूचना यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, और असल सूचना यह है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार BMC के परचम तले 24 घंटे के नोटिस पर बिल्डिंग ध्वस्त करने की सहूलियत और क्षमता रखती है, वो इन बीमार और खतरनाक इमारतों में नागरिकों को क्यों रहने देती है, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। अगली सुर्खी लद्दाख से है। यहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत का 6ठा दौर आज शुरू हो गया। शुरुआती बैठकों में कुछ सफलता हासिल हुई थी, लेकिन चौथे और 5वें दौर की बातचीत कमोबेश बेनतीजा रही थी। हम सब जानते हैं गलवान घाटी को छोड़कर चीन कहीं भी पूरी तरह पीछे नहीं हटा। कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भारत की तरफ से 14वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होते हैं और चीन की तरफ से साउथ जिंजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन। साथ में इन दोनों की टीम में भारत ने इस बार 2 नए चेहरों को भी भेजा है। इसमें से पहले हैं सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गए लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन अक्टूबर में 14वीं कोर के GOC बनाए जाने वाले हैं, मतलब वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की जगह लेंगे, इसलिए उन्हें अभी से बातचीत का हिस्सा बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन फिलहाल सेना मुख्यालय के कंप्लेंट्स एडवाइजरी बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। वो सीधे सेनाध्यक्ष MM नरवणे को रिपोर्ट करते हैं। सेना मुख्यालय का कंप्लेंट एडवाइजरी बोर्ड सेना में शिकायतों के निवारण का काम करता है। PGK मेनन के साथ साथ दिल्ली से एक और अफसर को चुशूल भेजा गया चीन से बातचीत के लिए, लेकिन ये अफसर फौज की वर्दी नहीं पहनते। इनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और पूर्वी एशिया का काम देखते हैं। श्रीवास्तव भारत चीन मामलों पर काम करने के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन का हिस्सा भी रहे हैं। इन 2 नए अधिकारियों के बैठक में शामिल होने के बाद अब बातचीत का स्कोप 2 फौजी कमांडरों के बीच होने वाली बॉर्डर मीटिंग से आगे निकल गया। इस बातचीत की ठीक जानकारी बाहर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जानकारी आएगी तो लल्लन टॉप आपको विस्तार से बताएगा कि इस दौर की बातचीत में क्या हाथ लगा। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। Don't want car attention, then I'll go to the bill. Okay, you are not interested in car attention. You have already been named Mr. Sanjay Singh. You are creating another situation. ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. He is not part of the house. क्या सुनाई दिया? हंगामा, शोरगुल, नारेबाजी। ये शोर सुनने के बाद आंख बंद कर भी कोई बता सकता है कि ये संसद से ही होगा। मैं सोचता हूं कि संसद की कार्रवाई जो बच्चे गलती से भी देख लेते होंगे, उनके मन में माननीयों की कैसी छवि बनेगी। वो संसद का क्या मतलब लगाएंगे? शायद वो जगह जहां नेता खड़े होकर शोरगुल करते हैं, छीना झपटी करते हैं और कभी कभी मारपीट भी करते हैं। जब हम संसद कहते हैं तो संसद के 2 सदन भी बताते हैं। संसद यानी घर, घर यानी आत्मीयता, अदब, मान मर्यादा, सलाह मशवरा, बातचीत।
और सदन अगर संसद का हो तो वहां क्या होना चाहिए, ये राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने आज सांसदों को याद दिलाया। आप भी सुनिए। If you have any problem, the only way is discuss, debate and decide. If you have the numbers, vote against the resolution. If you have any problem, discuss, debate and decide. अगर आपको कोई समस्या है तो चर्चा करिए, बहस करिए और तय करिए। शायद यही लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का मंदिर संसद है, तो उसमें यही होना चाहिए। लेकिन जो होना चाहिए और जो हो रहा है, इसके बीच का जो फर्क कल पूरे देश ने देखा, वो हमारे 70 साल के लोकतंत्र का शर्मसार करने वाला अध्याय बनेगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा यानी उच्च सदन यानी हाउस ऑफ एल्डर्स, ये सारे नाम अपने आप में कितनी गरिमा लिए हैं, लेकिन राज्यसभा के कुछ सदस्य शायद इस गरिमा को भूल गए कि वो संसद के सर्वोच्च सदन में नहीं, किसी नुक्कड़ पर खड़े हैं क्या, जहां धमकियां और बाहुबल से काम होता है। उन्हें याद नहीं रहा होगा कि देश की जनता ने उच्च सदन में उनको लोकतांत्रिक तरीके से शालीन बहस करने के लिए भेजा, ताकि देश के लिए कानून बन सके। आज के शो में हम उन कुछ चीजों का जिक्र करेंगे जो 20 सितंबर के रोज राज्यसभा में नहीं होती तो बेहतर होता। नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस तस्वीर को अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में सेव करके रख लीजिए। जब अगली बार भारत देश के महान लोकतंत्र की महान परंपराओं का जिक्र आए तो ये तस्वीर एक बार फिर याद करिएगा। इसमें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की टेबल से रूल बुक छीनकर फाड़ने की कोशिश करते सांसद दिख रहे हैं। हुआ और भी बहुत कुछ था। राज्यसभा टीवी ने नहीं दिखाया, हम भी नहीं दिखा सकते, पर जिक्र जरूरी है और जिक्र उनका भी जरूरी है जिन्होंने राज्यसभा की गरिमा को शर्मसार किया। इस फोटो में चेहरा पहचानिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कल वाले हंगामे में ये लीड रोल में थे। जो वीडियो सांसदों के फोन से रिकॉर्ड होकर हम तक पहुंचे, उसमें ये मार्शल को धक्का मारते दिख रहे थे। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करते दिख रहे थे। और इन सांसद को भी पहचानिए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पश्चिम बंगाल से सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा की रूल बुक फाड़ने की कोशिश करते दिख रहे थे। और भी सांसद थे जो डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह से दस्तावेज छीनने की कोशिश करते दिख रहे थे। सांसदों ने सदन की मर्यादा के खिलाफ क्या किया, वो आज चेयरमैन वेंकैया नायडू ने बताया। It's a very bad day for the Rajya Sabha. Some members came to the well of the house. They also throwed papers. They have wrenched the mic of the deputy chairman. They have hurled some papers on the deputy chairman. They abused the deputy chairman also, according to the deputy chairman. And then there was lot of rule book also was thrown on him. रविवार को राज्यसभा में किसानों से जुड़े 2 बिलों को पेश किया गया। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और दूसरे बिल का नाम द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये बिल लोकसभा में पास हो चुके थे। विपक्ष चूंकि राज्यसभा में कुछ मजबूत है तो इस सोच में था कि यहां बिल को रोक लेगा, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने शुरुआत में ही मांग कर दी कि बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, वोटिंग न कराई जाए। ये सिलेक्ट कमेटी क्या है? संसद में अलग अलग मंत्रालयों की स्थायी समिति होती है जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। इनसे इतर जब कुछ मुद्दों पर अलग से कमेटी बनाने की जरूरत होती है तो उसे सिलेक्ट कमेटी कहते हैं। इसका गठन स्पीकर या सदन का चेयरमैन करता है। इस कमेटी में हर पार्टी के सांसद होते हैं। मंत्री इसमें शामिल नहीं हो सकते। काम पूरा होने के बाद कमेटी को भंग कर दिया जाता है। राज्यसभा के नियम संख्या 125 के अनुसार किसी भी सदस्य के द्वारा बिल को स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो बिल को संबंधित स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। सिलेक्ट कमेटी भेजे गए बिल के सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करती है। विचार के बाद समिति किसी भी मामले पर अपने सुझाव दे सकती है। ये समिति बिल से संबंधित संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य लोगों से राय ले सकती है। गहन विचार विमर्श के बाद सिलेक्ट कमेटी अपने संशोधनों और सुझावों के साथ सदन को रिपोर्ट सौंपती है। अगर समिति का कोई सदस्य संबंधित बिल पर असहमत होता है तो उसकी असहमति भी रिपोर्ट के साथ भेजी जा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जब नहीं हुआ तो विपक्ष ने जो किया वो नहीं होना चाहिए था। दोपहर 1 बजे के करीब उपसभापति हरिवंश सिंह ने पूछा कि क्या सदन की कार्यवाही को बिल पास होने तक बढ़ा दिया जाए। विपक्ष चाहता था कि सदन स्थगित हो और वोटिंग अगले दिन की कार्यवाही में हो, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई और सदन चलता रहा। इसी दौरान उपसभापति का माइक तोड़ा गया। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन कौन सी चर्चा माइक तोड़ने की मांग करती है? ये चर्चा आपको करनी चाहिए।
हंगामा हुआ। इसके बाद सदन को स्थगित किया गया। दोबारा शुरू हुआ तो सेलेक्ट कमेटी वाला सवाल फिर उठा। इस संबंध में विपक्ष के प्रस्ताव उपसभापति ने कार्रवाई में शामिल भी किए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। माइक तोड़ने की आलोचना के साथ ही जरूरी है कि उस जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया जाए जिसके साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने यह बिल राज्यसभा में पास कराए। सरकार का दावा है कि यह बिल किसानों के हित में है, तो फिर सरकार ने अपनी किसान हितैषी नीयत को लोगों के सामने रखने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ दिया? क्या सरकार अपनी मंशा सिर्फ ट्विटर पर ही बताएगी? अगर उसके बिल में कोई खामी नहीं है तो फिर उसे सिलेक्ट कमेटी से इतना क्या डर कि उसका नाम आते ही दूसरी तरफ देखने लगती है? संसदीय परंपराओं में एक शब्द का जिक्र आता है, डिलेइंग टैक्टिक्स, मतलब जानबूझकर देरी करना। लेकिन क्या आधे दिन की चर्चा के बाद ही ये कहा जा सकता है कि सिलेक्ट कमेटी की मांग डिलेइंग टैक्टिक है? हंगामा होता रहा। ध्वनि मत से दोनों बिल पास करा दिए गए। ध्वनि मत राज्यसभा में वोटिंग के लिए व्यवस्था है जिसमें किसी प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा सकती है। इससे पता चलता है कि कौन कहां खड़ा है। फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हल्ले के बीच देश के सबसे बड़े वर्ग से जुड़े 2 कानून पास करा दिए जाते हैं। इसके बाद विपक्षी सांसदों का हंगामा शुरू होता है। कहा जाता है कि यह तो नियमों का सरासर उल्लंघन है। क्या वॉइस वोट को संसदीय परंपराओं का उल्लंघन माना जा सकता है? यहाँ एक और बात का जिक्र जरूरी है। आपने उन वीडियो क्लिप्स का जिक्र सुना जिन्हें सांसदों ने सदन के अंदर शूट किया। आरोप है कि ऐसा तब हुआ जब अचानक राज्यसभा की कार्रवाई की फीड में से आवाज गायब हो गई। इस आरोप की सच्चाई मालूम करना टेढ़ी बात है, लेकिन अगर ऐसा वाकई हुआ तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिल पास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक दिन बताकर देश को बधाई दे दी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने रविवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की विपक्ष के बर्ताव को शर्मनाक बताया और फिर विपक्ष के सांसदों की सफाई दिन भर आती रही। यहाँ हम आपको डेरेक ओब्रायन का पक्ष भी बता देते हैं। सुनिए उनके मुताबिक डिप्टी चेयरमैन ने नियमों की कथित अवहेलना कैसे की। I mean, it's like literally taking parliamentary democracy and shoving a knife into it, killing it. And then the bills got passed in the voice vote. So you don't expect the opposition to sit down and eat lollipops while this is happening. We protested. Everybody. जो कल राज्यसभा में हुआ वैसा ही कुछ आज भी हुआ। दिन भर हंगामा, 5 बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। और हुआ क्यों? कल वाली बात को ही लेकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल अभद्रता करने वाले 8 सांसदों को इस सत्र की बाकी कार्रवाई से सस्पेंड करने का प्रस्ताव पेश किया। कौन है ये 8 सांसद? डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और एलामारान करीम। चेयरमैन ने इन सांसदों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इन्होंने सदन से बाहर जाने से मना किया। ऐसा कई बार हुआ, इसलिए बार बार सदन स्थगित करना पड़ा। कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने जाकर प्रदर्शन किया। इस मामले में राष्ट्रपति के पास जाने की भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि हम डिप्टी चेयरमैन को हटाना चाहते हैं और संविधान के अनुच्छेद 90 के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो विपक्ष की तरफ से हाल ही में दोबारा उपसभापति चुने गए हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कहा कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था, इसके लिए जरूरी 14 दिनों के समय का भी पालन नहीं किया गया। तो अब ये समझिए कि उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन को हटाने का उचित प्रारूप क्या है, नियम क्या कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 90 ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के पद, इस्तीफे और उनको पद से हटाने संबंधित है। डिप्टी चेयरमैन अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहें तो चेयरमैन को दे सकते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्य चाहें तो बहुमत से प्रस्ताव पास कर डिप्टी चेयरमैन को उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन डिप्टी चेयरमैन को हटाने के प्रस्ताव को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब 14 दिन का नोटिस डिप्टी चेयरमैन को दिया गया हो, यानी 2 हफ्ते पहले ही डिप्टी चेयरमैन को बताना पड़ता है कि आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाना चाहते हैं। अब चेयरमैन जो कि देश के उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं राज्यसभा के, और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर तक सदन चलेगा। जब सदन ही 14 दिन के लिए और नहीं चलेगा तो अविश्वास प्रस्ताव पर 14 दिन बाद वोटिंग कैसे कराई जा सकती है, और इसी आधार पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों ने इस बात पर भी हंगामा किया। तो ये थे 2 लंबे हंगामा पुराण। कौन सा विधेयक अच्छा है, कौन सा बुरा, इस पर सरकार और विपक्ष की अलग अलग राय हो समझ में आता है, लेकिन जिस दादागिरी से सरकार कानून बनवाने जा रही है और विपक्ष की माननीय जिस गुंडागर्दी पर उतारू है, उस पर खेद जताने के सिवा हम और आप क्या कर सकते हैं। इस पर भी एक संसद में एक दिन चर्चा हो, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। माननीय इस पर भी ध्यान दें, ऐसा हमारा प्रस्ताव है।
और बाकी पक्ष के हों या विपक्ष के माननीय, जब जब गांधी की मूर्ति के सामने जाकर बैठते हैं तो उन हरकतों को याद करें जो उस मूर्ति के तले बैठने से पहले उस संसद के भीतर वो करते हैं। ये संसद हमारे और आपके नाम पर चलती है, हमारी नुमाइंदगी करती है। ये हमारा और आपका दायित्व है कि चाहे सरकार के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो मर्यादा बनाकर रखें, गरिमा बनाकर रखें। संविधान की शपथ लेकर जाते हैं, उस संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल जरूर पूछेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। शुभ रात्रि के बाद भी एक और चीज, कविता। रघुवीर सहाय की लिखी ये पंक्तियां सुनिए। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब हैं भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। ये कौन है जो हमारे संविधान की खिल्ली उड़ा रहे? पूछिएगा जरूर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।